हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 75। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 74 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। दिशा ने भी अपनी आंखें बंद किए हुए कहा कि मुझे तो डेट पर नहीं जाना है, सीधा हनीमून पर जाना है। तो शुभ ने अभी पिकाचू को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसका माथा किस करके कहा कि दादी ने कहा तो है कि वो बहुत ही जल्द हमारी शादी की डेट फिक्स कर देंगी, तो अब हम सीधा हनीमून पर ही जाएंगे। अगर तुम चाहती हो हम डेट पर ना जाएं। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी अब किट्टू को चोर नज़रों से देख रहा था। किट्टू आज सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और फिर रुद्र से किट्टू को देखकर रहा नहीं जा रहा था। वो अपनी नज़रें झुकाए उसे देख रहा था। तो किट्टू भी जानबूझकर मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी ताकि वो रुद्र को और ज़्यादा परेशान कर सके। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, दिखने में 24 से 25 साल की होगी। उसने भी एक वन पीस पहना हुआ था जो कि पिंक कलर का था, खुले हुए बाल, चेहरे पर मेकअप, सच में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो आई और उसने आते ही रुद्र को गले लगाकर कहा कि रुद्राक्ष, तुम यहाँ पर हो? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं इंडिया आऊँगी और मेरी मुलाकात सीधा तुमसे हो जाएगी। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तो रुद्र का ध्यान तो अभी किट्टू की तरफ ही था और अचानक ही उसे किसी ने बैठे बैठे ही अपने गले लगाया। तो उसकी आंखें भी हैरानी से एकदम से फैल गई थी और फिर उसने भी अपनी आंख उठाकर देखा तो वो उस लड़की को पहचान नहीं पाया और रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से उसे घूर रहा था। रुद्र ने भी निहाल की तरफ देखा और निहाल ने अपनी आंख मार दी। तो रुद्र को अभी समझते देर नहीं लगी कि निहाल और नील ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और वो भी उसे इम्पोर्टेंट देने लगा। वो लड़की अभी फिर निहाल के पास आई और उसे भी गले लगाकर बोलती है कि निहाल, तुम भी यहीं पर हो? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों की दोस्ती बस कॉलेज में ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों की दोस्ती तो सच में बहुत ज़्यादा पक्की निकली, जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई। निहाल ने अभी उस लड़की को देखकर थोड़ा सा इशारों में कहा कि ओ शमायरा, तुम इंडिया में कब आई? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इंडिया भी आ गई हो। नो डाउट तुम आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो जितनी की पहली हुआ करती थी। तो समायरा ने भी अब अपने बालों में अपना हाथ मारते हुए थोड़ा सा स्टाइल दिखाते हुए कहा कि निहाल, बस बस अब इतनी भी तारीफ मत करो, वो तो मैं हूँ ही खूबसूरत, अब इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ जितना कि तुम बता रहे हो। तो समायरा भी नील की तरफ देखकर बोलती है कि निहाल, ये कौन है? इस पर निहाल ने भी नील का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि ये है रुद्र का बड़ा भाई नील प्रताप सिंह। तो समायरा भी घूम कर नील की तरफ जाने लगती है ताकि वो उसे भी अपने गले लगा सके, लेकिन नील तो बहुत ज़्यादा हैरान था और नील ने जल्दी से दूर से ही अपने हाथ जोड़ लिया और कहा कि सॉरी, पर मैं ऐसे किसी को भी गले लगने में कंफर्ट नहीं होता है, तो बस दूर से ही नमस्ते। तो समायरा का थोड़ा सा मुंह तो बन गया था, लेकिन फिर भी वो रुद्र के पास जाकर बैठ गई। तो रुद्र ने भी निहाल को देखा और फिर निहाल ने रुद्र को और भी फिर आंखों ही आंखों में कुछ कहा। तो नील तो अब सच में बहुत ज़्यादा सती सावित्री था। तो समायरा भी बिल्कुल रुद्र के पास में चिपक कर बैठी हुई थी। रुद्र अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील कर रहा था, लेकिन किट्टू को जलाने के लिए उसे ये सब कुछ करना ही पड़ता और उसकी सच्चाई जानने के लिए तो ये कर ही सकता था। और अगर वो ये सब कुछ ना करता तो उसके वो तीनों भाई मिलकर उस पर चिल्लाते, क्योंकि तीनों भाइयों ने समायरा को हायर किया हुआ था। तो समायरा ने अब रुद्र के बिल्कुल करीब बैठकर रुद्र की ही प्लेट में से एक छोटा सा बाइट खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा कि तो रुद्र, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखा और किट्टू की आंखों में अब गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो अपने इमोशनल को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, जो कि उससे हो ही नहीं रहा था। उसका मन तो अभी कर रहा था कि वो जल्दी से जाए और उस प्लेट को उठाकर समायरा का सिर ही फोड़ दे और फिर रुद्र को गोली मार दे, लेकिन अपने गेम के चक्कर में किट्टू चुपचाप से बैठी रही और अपना खून चलाती रही। तो किट्टू अभी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके बनाए हुए चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस जाएगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब किट्टू चोर नज़रों से समायरा और रुद्र को देखने लगती है और फिर रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो समझ गया था कि किट्टू को जलन हो रही है और फिर उसने समायरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि समायरा, हाँ मैंने शादी कर दी है, लेकिन मेरी वाइफ
सिर्फ अपने घर पर है, वो मेरे साथ नहीं रहती है। इस पर समायरा ने कहा कि तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते हो, तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन है। समायरा खुद भी। तो समायरा ने ये कहकर जल्दी से अपने बालों को बड़े ही स्टाइल से पीछे किया, जिसमें साफ साफ रुद्र को ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। तो रुद्र ने भी मुस्कुराकर अब एक नज़र किट्टू को देखा, जो अभी भी गुस्से में कांटा लेकर पास्ता का कचुम्बर बना रही थी और उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। फिर रुद्र जानबूझकर हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है और वैसे भी मैं कब तक उसका इंतज़ार करूँगा, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। इस पर समायरा ने भी रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए स्टाइल से कहा कि इसमें सोचना क्या है रुद्र, तुम रुद्र ना जल्दी से उसे डाइवोर्स दे दो। तो रुद्र ने कहा कि हाँ, बस बहुत जल्द ही मैं उसके घर डाइवोर्स पेपर भेजने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं खुद नहीं चाहता हूँ उसके साथ रिश्ता रखना। रुद्र समायरा दोनों ही बात कर रहे थे। रुद्र बात तो समायरा से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो अभी किट्टू पर ही था। तो किट्टू का चेहरा अब बुरी तरीके से उतर गया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किट्टू को यकीन नहीं था कि रुद्र की ज़िंदगी में कोई समायरा नाम की दोस्त भी है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं नील और निहाल दोनों ही एक बार समायरा को देखते तो एक बार रुद्र को और फिर एक बार किट्टू को। दोनों ही अपनी हंसी को रोकना चाहते थे, लेकिन उन दोनों की हंसी तो रोक ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे रुद्र, किट्टू और समायरा के साथ। दोनों ही अभी धीमा धीमा मुंह इधर करके उधर करके हंस रहे थे। तो इधर दूसरी तरफ शुभ दिशा को किस कर रहा था और एक डीप किस करने के बाद शुभ ने दिशा को अपने गले लगाकर मुस्कुराकर कहा कि अभी भी नाराज हो क्या पिकाचू मुझ पर। इस पर दिशा ने अपनी गर्दन नामे हिला दी और फिर शुभ और दिशा को लेकर सीधा बाहर की तरफ आ गया। और बाहर आते ही शुभ ने अभी समायरा को देखा, तो समायरा को देखते ही शुभ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी आंखें खुशी से चमक चुकी थी। शुभ भी अब जल्दी जल्दी से वहां पर आ गया और समायरा को देखकर बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम यहाँ पर इंडिया में, क्या बात है समायरा, तुम कब आई। तो समायरा भी बोलती है कि ओ माय गॉड, लगता है कि पूरी फैमिली अभी डिनर करने के लिए यहाँ पर आई है। इस पर शुभ ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ हाँ, पूरी फैमिली डिनर करने के लिए ही तो आई है यहाँ पर। और फिर उसने किट्टू को देखा, जो अभी भी छुरी कांटे से पास्ता का कचुम्बर बना रही थी और खा जाने वाली नज़रों से समायरा को घूर रही थी। थोड़ी देर बात करके समायरा वहाँ से उठ गई और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि तो गाइस चलो मैं चलती हूँ, सबको बाय। तो तभी नील ने अभी उसे रोकते हुए कहा कि तुम अकेली जाओगी क्या। रुद्र जाओ, तुम ना समायरा को छोड़कर आओ, वो अकेले कैसे जा सकती है। ये सुनते ही अभी किट्टू ने नील को खा जाने वाली नज़र से घूर कर देखा, तो नील ने भी किट्टू का घूरना इग्नोर कर दिया और फिर रुद्र से कहा कि रुद्र जाओ ना यार, प्लीज़ छोड़कर आओ उसे, वो अकेली जाएगी। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो उसे समझ में आ गया कि शायद सच में किट्टू उसके साथ एक्टिंग ही कर रही थी और वो सारी नाटक कर रही थी। तो रुद्र भी किट्टू को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने नील को देखकर कहा कि समायरा खुद ही चली जाएगी, मैं उसे छोड़ने नहीं जाऊँगा। तो रुद्र की बात सुनकर अभी शुभ ने अपने सिर पर हाथ मार दिया था और फिर वो गुस्से से बोला कि ये कैसा आशिक है यार, 2 मिनट भी अपनी बीवी को इस हालत में नहीं देख पाया और सारा भांडा फोड़ने पे तुल गया। तो समायरा, जो कि अभी रुद्र से ज़्यादा नील को देख रही थी, उसने फिर नील को ही देखकर कहा कि आप चलिए ना मुझे छोड़ने के लिए, मैं भी रुद्र के साथ नहीं जाऊंगी, मैं ना यहीं पास में ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। तो नील अब पछता रहा था खुद के बोलने पर। उसने तो रुद्र से कहा था कि वो समायरा को छोड़कर आए ताकि किट्टू को बुरा लगे और वो अपनी सच्चाई खुद ही बता दे, लेकिन समायरा तो अभी नील के पीछे ही पड़ गई थी। आखिर नील की भी क्या गलती थी। नील की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि अगर कोई भी लड़की उन चारों में से किसी को भी पसंद करती तो वो सबसे पहले नील ही होता, क्योंकि नील उन चारों में सबसे ज़्यादा हैंडसम था। ना चाहते हुए भी नील अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने निहाल से चाबी लेते हुए कहा कि यार मुझे ही इसे घर छोड़ने जाना पड़ेगा, मैं इसे घर छोड़कर आ रहा हूँ, तब तक तुम सब भी अपना अपना डिनर खत्म कर लो और फिर हम सब घर चलते हैं। तो नील अभी फिर से समायरा को लेकर वहाँ से चला गया था। किट्टू भी अब अपना फोन का बहाना मारकर नील के पीछे पीछे चली जाती है। तो नील ने भी समायरा को गाड़ी में बैठाया और फिर वो वहाँ से चला गया। तो किट्टू अभी उन्हें जाता हुआ देख रही थी और फिर वो मन ही मन गुस्से से बोलती है कि जेठ जी, ये तो आपने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है और अब आपको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब देखना आप, मैं आपको कैसे
फंसाती हूँ आपके ही जाल में। तो किट्टू भी वापस से डाइनिंग टेबल पर आई और फिर रुद्र की नज़र अभी भी किट्टू पर ही थी, लेकिन किट्टू ने भी रुद्र की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसे तो रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किट्टू इतना तो समझ गई थी कि वो चारों भाई मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर कर रहे हैं। आज से पहले तो किट्टू ने कभी भी समायरा नाम की लड़की का जिक्र भी नहीं सुना था चारों के मुँह से। तो अचानक से वो समायरा आ कहाँ से गई? तो किट्टू भी अपना दिमाग दौड़ा रही थी। किट्टू ने अपने मन ही मन बोला कि ये सब भाई मेरे साथ जरूर कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी अकेली इन सब पर भारी पड़ने वाली हूँ। इधर दूसरी तरफ नील जो ड्राइव कर रहा था और समायरा नील के बराबर में बैठी हुई थी। समायरा भी कंटिन्यू बस नील को ही घूरे जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिससे नील बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो नील ने अपने मन ही मन बोला कि कितनी बदतमीज है, माना करने के बाद भी मुझे ही देखे जा रही है। अगर अवनी ने इसको मेरे साथ देख लिया ना तो सबसे पहले तो इसी का खून कर देगी वो, और फिर बाद में मेरा कर देगी। नील ने भी गाड़ी का गियर चेंज किया तो समायरा ने अपना हाथ नील के हाथ पर रख दिया और फिर उसके पैर पर पैर। तो नील ने भी झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। तो समायरा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। समायरा मुस्कुराकर नील को देखते हुए बोलती है कि नील, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नील ने भी अभी सीधा सा जवाब दिया। तो समायरा भी कंटिन्यू नील को ही देख रही थी और फिर एक मुस्कान के साथ बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है, मुझे बता सकते हो क्या? तो नील बोलता है कि समायरा, साफ साफ एक बात सुन लो, तो मैं शादीशुदा हूँ और इनफैक्ट मेरा एक बच्चा भी है, मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ। तुम्हें जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं ना, वो काम तुमने कर दिया है और अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब हमारी फैमिली से ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, और हाँ, मुझ में तो बिल्कुल भी मत दिखाना। मेरी बीवी को अगर पता चल गया कि तुम मुझ पर लाइन मार रही थी और मुझे डेट पर ले जाना चाहती हो तो तुम्हारा तो टिकट ही काट देगी वो। ये जो तुम्हारी सुरई सी गर्दन है ना, इसे अलग करने में उसे टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में वो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरी बीवी, इसीलिए मुझसे तो दूर ही रहना। इतना कहकर नील के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे सडनली अवनी की कुछ बातें याद आ गई थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद नील ने गाड़ी एक घर के बाहर आकर रोक दी। तो नील ने भी समायरा की तरफ देखा, लेकिन समायरा गाड़ी से उतरती नहीं है। तो नील ने अब थोड़ा सा सख्ती से कहा कि समायरा, गाड़ी से उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। तो समायरा बोलती है कि और अगर ना उतरूं तो क्या कर लोगे तुम? मैं नहीं उतरूंगी तुम्हारी गाड़ी से। तो नील भी अब गुस्से में बोलता है कि देखना चाहती हो कि मैं क्या कर लूंगा? तो समायरा भी अब थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में बोलती है कि हाँ, जो करना है तुम ना घर के अंदर चल के कर लो, यहाँ गाड़ी में इतना मजा नहीं आएगा, तो चलो घर के अंदर चलते हैं। इतना कहकर समायरा ने अभी नील को आंख मार दी थी। तो समायरा का अभी ऐसा करने से नील का तो खून चल गया था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। नील अपने गुस्से में गाड़ी से उतरता है और घूमकर समायरा की तरफ गेट खोलता है। तो फिर उसने भी गुस्से में समायरा की बाजुओं को पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकालकर उसके घर के अंदर ढकेलते हुए कहा कि मुझे ना यकीन नहीं आता है कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हें हायर किया है। तुम जैसी बदतमीज लड़की को तो मैं कभी भी हायर ही ना करता अपने काम के लिए, वरना हम तो हायर भी किसी इज्जतदार लड़की को ही करते हैं, तुम्हारी जैसी लड़की को नहीं। लेकिन तुम तो घटियापन पे बहुत ज्यादा आगे हो गई, बहुत ही ज्यादा घटिया हो तुम। नील ने अभी अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और समायरा के हाथ में रखते हुए कहा कि तुमने जो काम किया था ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब तुम अपनी कीमत पकड़ो और निकलो यहाँ से, और हाँ, आज के बाद कभी प्रताप हाउस की तरफ देखना भी नहीं। तो समायरा ने अभी पैसे लिए और फिर वो मुस्कुरा कर नील को देखकर बोलती है कि नील, तुम्हारे एटीट्यूड पर दिल आ गया है मेरा, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तो नील जो कि अभी पलट गया था और वो फिर से पलट कर बोलता है कि अपने दिल की डायरेक्शन कहीं और को घुमा लो समायरा, वरना मेरा एटीट्यूड तुम्हें जलाकर राख कर देगा, समझ गई ना तुम? अब निकलो यहाँ से। नील, मैं न जाने कितने लड़कों से मिली हूँ, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल अलग है। समायरा ने भी फिर से एक मुस्कान के साथ नील को जवाब देते हुए उसके करीब आना चाहा। तो नील अभी सुलगती हुई आंखों से देखकर समायरा से बोलता है कि मैं सूरज हूँ सूरज, मुझ तक पहुँचने से पहले ही चल जाओगी तुम, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूरी ही बनाकर रखो, कभी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तो समायरा भी अभी कहाँ कम थी, उसने भी हाथ बांधकर मुस्कुराकर अभी नील को जवाब देते हुए कहा कि समायरा को कुछ पसंद आ जाए
है ना तो वो भी उसे हासिल कर ही लेती है। तो समायरा का अब ओवर कॉन्फिडेंट देखकर नील को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी और फिर उसने हंसते हुए कहा कि समायरा, अगर तुम अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहती हो ना तो तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना सच कहता हूँ 206 हड्डियों की 106 हड्डियां ही रह जाएंगी तुम्हारे अंदर, समझ गई ना। तो इतना कहकर नील अभी वहां से मुस्कुरा कर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। तो समायरा भी नील को जाता हुआ देख रही थी। समायरा ने अभी फिर खुद से मन ही मन कहा कि उफ नील, जितना तुम्हारा गुस्सा फायर है ना उससे ज्यादा तो तुम्हारी मुस्कान कातिलाना है। अब तो मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई हूँ। तभी समायरा ने अपने पेट पर किसी के हाथ को महसूस किया। समायरा अपना चेहरा अभी एक तरफ करके थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है शोभित। शोभित ने अभी समायरा की गर्दन को चूमते हुए कहा कि लेकिन समायरा के लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है ना, समायरा जो चाहे वो भी कर सकती है। तो शोभित भी अभी घूमकर समायरा के सामने आ गया था। समायरा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तो आ गई थी। तो शोभित अभी कोई और नहीं था, वही लड़का था जो दिशा से टकराया था, जिससे वो प्यार करने लगा था। तो समायरा बोलती है कि नील को फंसाना आसान नहीं है, कोई भी लड़का होता तो अब तक तो मेरे साथ नाइट स्टैंड के लिए तैयार हो जाता, लेकिन नील बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है नील को फंसाना। इस पर शोभित बोलता है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि तुम नील के साथ वन नाइट स्टैंड करो, तुम्हें तो बस उसे वहां तक लेकर आना है जहां तक हम नील को तुम्हारे साथ बदनाम कर सके। हमारा तो बस इतना ही काम है, उसके साथ कोई भी टाइम पास नहीं करना हमें। अगर तुम नील के साथ ये सब नहीं कर सकती हो तो तुम शुभ, रुद्र या निहाल, इन चारों में से किसी के साथ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समायरा ने मुस्कुराकर कहा कि ट्राई मारकर देख चुकी हूँ, बाकी भी मुझे लगता है कि निहाल और शुभ कमजोर हैं, शायद वो दोनों मान सकते हैं। इस पर अभी शोभित बोलता है कि तुम चारों को हल्के में मत लो कि प्रताप हाउस के लड़के हैं ये चारों, कैरेक्टर में बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, चारों में से कोई नहीं मानेगा आसानी से। चारों में से अभी किसी को भी फंसा लोगी तो तुम अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझना अपने लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम चारों में से अब किसी को भी फंसा पाओगे, क्योंकि वो चारों ही एक जैसे हैं। तो समायरा अभी थोड़ा सा इतराते हुए बोलती है कि तुम बस मेरे पैसे ध्यान में रखना, बाकी इनमें से किसी एक को तो मैं अपने बेडरूम तक लेकर ही आऊंगी, क्योंकि इतना तो मुझे खुद पर विश्वास है। समायरा ने भी फिर शोभित की बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर चली गई। तो नील अभी गुस्से में ड्राइव कर रहा था और खुद में मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि आज शुभ के बच्चे की हड्डियां तोड़ता हूँ मैं, पता नहीं कैसी कैसी छिछोरी लड़कियों को हायर कर लेता है, पता नहीं कहाँ से मिल जाती हैं इसको ऐसी गंदी लड़कियां। आधे घंटे बाद नील समायरा को छोड़कर वापस से आ गया था। फिर वो सबको देखकर बोलता है कि अब घर चले क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। तो शुभ ने कहा कि ठीक है, मैं ना दिशा और उसकी बहन को घर छोड़कर आता हूँ। दिशा भी अब इस पर बोलती है कि नहीं, हम तो अपनी गाड़ी से आए थे ना, तो ड्राइवर रेस्टोरेंट के बाहर ही वेट कर रहा होगा, हम दोनों उसी से ही चले जाएंगे। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा एटीट्यूड से कहा कि तो ठीक है चलो, तुम दोनों को गाड़ी तक तो छोड़ ही देता हूँ। तो शुभ अभी दिशा और किट्टू के साथ उनकी गाड़ी तक आया था और पीछे पीछे रुद्र भी आ गया था। तो किट्टू ने भी गुस्से में रुद्र को नहीं देखा था, लेकिन रुद्र भी समझ गया था कि हो ना हो किट्टू की याददाश्त नहीं गई है और वो सच में एक्टिंग कर रही है उससे बदला लेने के लिए। लेकिन रुद्र भी उसका पर्दाफाश कैसे करे उसे नहीं समझ में आ रहा था, कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आए। तो शुभ ने भी दिशा को आंख मारी और फिर दिशा किट्टू को देखकर बोलती है कि अरे मैं अपना पर्स तो वॉशरूम में ही छोड़कर आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो दिशा भी वहां से चली गई और पीछे पीछे शुभ भी चला गया। तो किट्टू और रुद्र अभी दोनों ही वहां पर खड़े हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र ने कहा कि किट्टू ये सब क्यों कर रही हो तुम, मैं तुमसे दूर था तो तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती हो, मेरी कुछ मजबूरी थी, लेकिन तुम तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना। किट्टू अभी कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से खड़ी रहती है। तो रुद्र ने अभी फिर से कहा कि किट्टू मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुमसे, समझी, तुम इधर देखो, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ। तो किट्टू ने अभी भी रुद्र को जवाब नहीं दिया था और वो बस से कंटिन्यू अपने फोन में बिजी रही। अब रुद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। रुद्र ने कहा कि किट्टू अगर तुमने ये अपनी गेम को नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा और तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तो किट्टू ने अभी भी कुछ नहीं कहा। तो रुद्र का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया था। रुद्र ने किट्टू की बाजू को पकड़कर उसे गाड़ी से सटाकर थोड़ा सा चिपकाकर कहा कि किट्टू मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुमने ये गेम खेलना नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें सच में डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा घर पर। तो रुद्र अभी किट्टू की आंखों में ही देख रहा था और किट्टू भी गुस्से में रुद्र को ही
देख रही थी। रुद्र की डाइवोर्स वाली बात सुनकर तो किट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था वो अभी रुद्र का सिर फोड़ दे। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी ही रो दे, लेकिन किट्टू ने भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। तो रुद्र ने भी फिर से कहा कि मत करो किट्टू ऐसा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों करने लगी हो? तुम जानती भी हो कि तुम्हारे बिना 1 साल कैसे रहा हूँ मैं। तुम तो फिर भी पूरे प्रताप हाउस के साथ रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ थे, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मैं तो सिर्फ अकेला था। और कितनी ज़्यादा परेशानियां झेली है मैंने। नील मेरे साथ था लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। किट्टू ने अभी भी कुछ नहीं कहा और वो तभी वहां पर दिशा और शुभ भी वापस आ गए। तो रुद्र ने भी किट्टू को छोड़ दिया, लेकिन रुद्र को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था किट्टू पर। किट्टू और दिशा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से चली जाती हैं। तो रुद्र अभी किट्टू को जाता हुआ देख रहा था। फिर चारों भाई भी वहां से निकलकर प्रताप हाउस में आ जाते हैं। तो नील को अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, समायरा कुछ गलत ना कर दे और उसके और अवनी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चक्कर लगा रहा था। रुद्र को टेंशन थी कि किट्टू को ऐसा क्यों कर रही है वो, और सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। लेकिन नील को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होकर अपने कमरे में टहल रहा था। बेशक उसने समायरा को जवाब तो दे दिया था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा डर था कि कहीं समायरा उसके और अवनी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर दे और उन दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए समायरा की वजह से। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और किट्टू पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इधर दूसरी तरफ किट्टू जो अपने कमरे में बैठी हुई थी और सुबह सुबह कर रो रही थी। किट्टू का रोना अभी बहुत ज़्यादा तेज हो गया था कि रुद्र ने कितनी आसानी से उसे डाइवोर्स देने की बात कह दी थी और उससे दूर होने की बात कह दी थी। किट्टू का थोड़ा सा मजाक रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ तो किट्टू अभी रोती रहती है। और तभी नरेन जो कि किचन में पानी लेने के लिए आया था, उसने किट्टू का सुबकना सुना था और उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो नरेन भी अब किट्टू के कमरे में आया तो किट्टू अभी बालकनी में खड़ी होकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो नरेन को समझते अभी देर नहीं लगी कि हो ना हो रुद्र ने उसे हर्ट कर दिया है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो जिस वजह से वो इतना ज़्यादा रो रही है। तो नरेन ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने सिर पर हाथ मार लिया। नरेन भी आकर अब किट्टू के पास में ही खड़ा हो जाता है और किट्टू को भी पता हो चुका था कि नरेन उसके पास में ही खड़ा है, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया बल्कि वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। तो नरेन अभी किट्टू को देखते हुए बोलता है कि फंस गई ना तुम, अपने ही गेम में मना किया था ना मैंने तुम्हें। तो किट्टू का रोना अब और तेज हो गया था। वो नरेन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो किट्टू बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी ना पापा उनके साथ, मगर वो तो सीरियस हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे। तो नरेन ने अभी किट्टू को समझाते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे, वो खुशी से तुमसे दूर नहीं हुआ है बेटा, बल्कि उसकी कुछ मजबूरियां थी और कुछ मजबूरियों के चलते वो तुमसे दूर था, लेकिन तुम तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी और उसके साथ जानबूझकर वो नाटक कर रही थी। अब उसने गुस्से में बोल दिया होगा तो तुम अपने दिल पर लगाकर बैठ गई हो। तुम भी जानती हो कि रुद्र मर जाएगा तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं देगा। इस पर अभी किट्टू भी रोते हुए बोलती है कि अगर डाइवोर्स नहीं देगा तो उन्होंने ऐसी बात बोली क्यों, उन्होंने कहा कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। तो नरेन ने भी किट्टू को समझाते हुए कहा कि जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी बोल देते हैं सब लोग और तब ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा, क्योंकि तुम भी तो सेम उसके साथ वही कर रही हो। रुद्र को भी गुस्सा आ रहा होगा और उसने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन तुम मुझे जरा ये बताओ कि कहीं तुमने तो रुद्र को नहीं छेड़ा ना, क्योंकि रुद्र जल्दी से किसी को भी कोई जवाब नहीं देता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अपने आप से कुछ नहीं बोलता है। अब किट्टू कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि रुद्र ने किट्टू से कितनी ही बार पूछा था और किट्टू ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था और गुस्से में रुद्र ने उसे डाइवोर्स देने वाली बात बोल दी थी। किट्टू को भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। किट्टू के चुप रहने से नरेन भी समझ गया था और फिर वो कहने लगता है कि किट्टू मतलब तुमने ही कुछ गड़बड़ की है उसके साथ, पहले तो तुमने ये सब कुछ खराब सा गेम खेला है और अब जब इस गेम में तुम जीत नहीं पाई हो तो तुमने रुद्र को ही तंग कर दिया है ना, बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा मत करो। तो किट्टू भी गुस्से में बोलती है कि आप मेरे पापा हो कि रुद्र के पापा हो, आप
मेरे साइड लेने की बजाय उनकी साइड लेते हो। आपको पता भी है वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को बुलाया था मुझे चलाने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि समायरा नाम की कोई भी लड़की इनकी लाइफ में है ही नहीं और मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चली उनसे। किट्टू की बात सुनकर नरेन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नरेन ने भी किट्टू को साइड से अपने गले लगाते हुए कहा कि बच्चा, मैं तुम्हारा भी पापा हूँ और रुद्र का भी पापा हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अपना ये सड़ा सा गेम बंद कर दो और अपने घर वापस चले जाओ। किट्टू अभी फिर से नाराजगी भरी टोन में बोलती है कि बिल्कुल नहीं पापा, अब तो उन्होंने मुझे ये बात बोलकर और भी ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि वो तो मुझे डाइवोर्स देंगे ना। अब तो मैं उन्हें और भी ज़्यादा सताऊंगी और आपको तो मेरा साथ देना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे ये गेम जितवाना चाहिए आपको, लेकिन आप तो है बस मुझे बैकआउट करने के लिए ही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल बैकआउट नहीं करूँगी। तो नरेन ने कहा कि अच्छा बताओ, ये गेम तुम कितने दिनों तक खेलोगी, कैसे उसे इतना ज़्यादा सताओगी तुम, और इसका अंत कब तक होगा ये तो बताओ मुझे। तो किट्टू बोलती है कि पापा, मैं कम से कम 1 हफ्ता तो ये गेम ज़रूर खेलूंगी। ठीक है, इस 1 हफ्ते तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन 8वें दिन बिल्कुल भी नहीं साथ दूंगा तुम्हारे। 8वें दिन तुम रुद्र के पास खुद से वापस चली जाओगी और अपने किए की माफ़ी भी मांगोगी उससे, और हाँ, अपने घर पर अच्छे से ध्यान दोगी, रुद्र का ख्याल रखोगी। नरेन भी बोलता है। तो किट्टू बोलती है कि पक्का पापा, आप मेरा साथ देंगे 7 दिनों के लिए। तो नरेन ने भी अपनी पलकें झपका दी। तो किट्टू बोलती है कि ठीक है, अगर आप मुझे इन 7 दिनों में गेम जितवा देंगे तो मैं पक्का 8वें दिन रुद्र को सब कुछ सच सच बता दूंगी और हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी रुद्र के पास। इस पर नरेन बोलता है कि रुद्र को 8वें दिन सच सच बताओ और अभी के अभी उसे चैलेंज करके आओ कि अगर उसमें हिम्मत है तो तुम्हारा सच बाहर लेकर आए। तो सामने से अभी गेम खेलो, छुप कर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे छुप छुप कर गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है। तो किट्टू ने भी अब घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। तो किट्टू बोलती है कि पापा, अभी तो रात के 12 बज गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। इस पर नरेन ने कहा कि तो क्या हुआ, हम अभी प्रताप हाउस चलेंगे, और हाँ, ये जो तुम्हारा रोना धोना है ना, ये रुद्र को देखकर कम भी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, उसे चैलेंज करके आते हैं। तो किट्टू ने भी अभी शर्मा कर नरेन को अपने गले लगा लिया था और फिर वो धीरे से बोलती है कि आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी मच। और अगले ही पल किट्टू और नरेन दोनों ही प्रताप हाउस के गार्डन में खड़े हुए थे। दोनों ही अब रुद्र के कमरे को निहार रहे थे। तो किट्टू बोलती है कि पापा, हम सीधा सीधा अंदर क्यों नहीं गए, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो इस पर अभी नरेन ने कहा कि अरे तुम्हें नहीं पता है, जो मजा खिड़की से जाने में है ना, वो गेट से बिल्कुल भी नहीं आता है। चलो हम खिड़की से चलेंगे, और अगर गेट से जाएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा हमारा सच है कि तुम बस गेम खेल रही हो सबके साथ, इसीलिए तुम चुपचाप से रुद्र के कमरे में जाओगी और हाँ, उसे चैलेंज करके जल्दी से वापस भी आओगी। तो नरेन ने भी गार्डन में नजर घुमाई तो वहाँ पर एक लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी। तो नरेन जल्दी से जाता है और वो लकड़ी की सीढ़ी उठाता है और रुद्र के कमरे की बालकनी में लगा देता है। फिर उसने किट्टू को देखकर इशारों में कहा कि चलो अब जाओ तुम अपने पति के पास, और हाँ, उसे चैलेंज करके जल्दी से वापस आओ, थोड़ा जल्दी ही आना, ऐसा ना हो कि मैं इंतजार ही करता रहूं यहाँ पर और तुम अपने पति के साथ वहीं पर रह जाओ और मेरा फांडा फूट जाएगा। तो नरेन की बात सुनकर अब किट्टू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और वो भी खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो नरेन उसे बोलता है कि बेटा अब तुम जाओ। तो किट्टू अभी जल्दी से उस लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ती है और सीधा बालकनी से रुद्र के कमरे में आ जाती है। तो रुद्र अभी तब तक तो बेड पर लेटा ही हुआ था, लेकिन रुद्र की आंखों में अभी तक नींद नहीं थी, उसने भी बस अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। तो किट्टू अभी धीरे से आती है और उसने लाइट भी नहीं चलाई थी, हल्की हल्की रोशनी जो अभी बालकनी से आ रही थी कमरे में, उसी रोशनी में अभी किट्टू कमरे के अंदर आ जाती है। किट्टू जल्दी से भी रुद्र के पास आती है और उसके ऊपर आकर लेट गई। तो रुद्र की तो अब जैसे सांसें ही रुक गई थी, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। तो रुद्र ने अभी अपनी आंखें जल्दी से खोली तो उसे किट्टू का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। रुद्र भी चिल्लाने ही वाला था कि तभी किट्टू ने उसका मुंह पर हाथ रखकर कहा कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं हूँ, मैं किट्टू, आपका लिटिल खरगोश। तो रुद्र ने अभी अपनी नज़र भरकर देखा तो वहाँ पर किट्टू थी जो उसका मुंह दाब रही थी। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू, तुम यहाँ पर इस वक्त कब आई, क्या हुआ, तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर, कैसी हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पापा को पता भी है क्या कि तुम यहाँ पर आई हो। रुद्र ने हजारों सवाल कर दिए थे। मिस्टर राठौड़ को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो, तुम पागल हो गई हो ना, यहाँ पर कैसे आ गई तुम। किट्टू अभी अपना सिर पर हाथ मारकर ना में अपनी गर्दन हिला देती है। तो रुद्र ने अभी हाथ बांधकर नाइट स्टैंड में लैंप जला
जला दिया था। और फिर किट्टू को देखकर बोलता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, सच में किट्टू तुम ही हो ना, तुम सच में यहाँ पर आई हो ना। तो न जाने अब रुद्र कितने ही सवाल कर चुका था। इस पर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र बोलता है कि तो तुम ऐसे भूतनियों की तरह कमरे में क्यों आ गई हो, गेट से भी तो आ सकती थी ना तुम, ऐसे आने की क्या जरूरत थी। तो किट्टू ने भी सबसे पहले लाइट ऑन कर दी थी और फिर अपने हाथ बांध कर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि आपने मुझे क्या कहा था आज रेस्टोरेंट में, बोलिए कि आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे। तो रुद्र भी अपनी नजरें चुराने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि उसने रेस्टोरेंट में गुस्से में डाइवोर्स वाली बात किट्टू से बोल दी थी, जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी, और उसी की वजह से वो अपनी नजरें चुरा रहा था। तो रुद्र ने अभी बातों को थोड़ा सा घुमाते हुए कहा कि मैंने कब कहा, मैंने तो कुछ नहीं बोला था ना। तो किट्टू अभी रुद्र के पास आई, जो अभी भी बेड पर ही बैठा हुआ था। किट्टू ने अपने दोनों हाथों से अभी रुद्र को मारना शुरू कर दिया था। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ जोर जोर से मार रही थी। तो किट्टू बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डाइवोर्स देने की, बोलिए डाइवोर्स देने वाली बात बोली कैसे आपने, आपको शर्म नहीं आती है, आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स की बात कर रहे थे। तो किट्टू भी कंटिन्यू रुद्र को मारे जा रही थी और रुद्र खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो किट्टू ने अभी एक तकिया लिया और फिर रुद्र के सिर पर जोर से मारते हुए बोलती है कि आज के बाद मैंने डाइवोर्स का नाम भी सुना ना तो जान से मार दूंगी आपको, आपकी जान ही ले लूंगी, समझे आप। और कौन थी वो चुड़ैल जिससे आप गले लग रहे थे, क्यों वो इतना ज़्यादा चिपक रही थी आपसे, उस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई आपको गले लगाने की, आपके हाथ के ऊपर हाथ रखने की। सच कह रही हूँ रुद्र, अगर किसी भी लड़की के साथ मैंने आपको देख लिया ना तो आपकी जान लेने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ही आपको मार डालूंगी, समझे आप। तो किट्टू अभी कंटिन्यू रुद्र को तकिए से मारे जा रही थी और रुद्र खुद को बचा रहा था। रुद्र को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि किट्टू उसके पास वापस आ गई है। रुद्र अपनी सफाई में बोलता है कि आखिर तुमने ही तो ये सब गेम स्टार्ट किया था ना, और अब जब इस गेम में हारने लगी तो तुम्हें गुस्सा आने लगा, अब तुम मुझे मारने लगी। तो किट्टू अभी रुद्र को मारते हुए गुस्से से बोलती है कि हाँ तो मैं गेम खेल रही हूँ ना, लेकिन मैंने किसी भी लड़के का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन आप तो बस लड़कियों का सहारा लेने लगे मुझे हराने में, बोलिए आपसे फेयर गेम खेला नहीं गया ना कि आपने ये सब कुछ किया मेरे साथ, आप जानबूझकर ऐसे नौटंकी कर रहे थे मेरे साथ, आप चारों भाइयों को शर्म नहीं आती कि एक अकेली लड़की को हराते हुए, बोलिए। तो रुद्र ने अभी किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। तो किट्टू अभी रुद्र के ऊपर आ जाती है और फिर रुद्र ने फटाफट से करवट लेकर उसे अपने नीचे कर लिया और फिर उसके होंठों पर सांस छोड़ता हुआ बोलता है कि बस सब कुछ बाद में होगा। तो किट्टू चलो पहले थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं ना, पहले मुझे तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद अपनी बातें करेंगे। तो रुद्र भी धीरे धीरे किट्टू के होंठों की तरफ झुक रहा था। तो किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्र ने भी किट्टू को एक डीप किस किया और फिर उससे ज्यादा वो कुछ कर पाता उससे पहले ही किट्टू ने अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखकर उसे दूर करने लगी और उसे दूर करते हुए बोलती है कि हटो हटो मेरे ऊपर से, आप पापा नीचे खड़े हैं, मुझे जाना भी है, अब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो पापा खुद ही कमरे के अंदर आ जाएंगे, हटिए मेरे ऊपर से। तो किट्टू अभी बेड से उतरकर जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो रुद्र ने अभी हैरानी से कहा कि तुम पापा के साथ आई हो यहाँ पर। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो किट्टू बोलती है कि मैं आपको चैलेंज करने के लिए आई थी, अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि मैं आपके साथ गेम खेल रही हूँ और आपको जानबूझकर तड़पा रही थी, तो अब आप मुझे पकड़ कर दिखाइए, अगर आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत है ना तो सबके सामने आपको साबित करना है कि मैं नाटक कर रही हूँ और सबको ये दिखाना है कि आप जीत गए हैं। 7 दिन देती हूँ मैं आपको, अगर आपने मेरी चोरी पकड़ ली तो आप जीत जाएंगे और फिर जो आप कहेंगे ना मैं वो सब करूँगी जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी चोरी नहीं पकड़ी ना, अगर आप मेरी चोरी नहीं पकड़ पाए तो 8वें दिन मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन फिर जो मैं कहूँगी आप वो सब कुछ करेंगे, मेरे कहने के मुताबिक आप सारी चीज़ें करेंगे, बोलिए आपको ये शर्त मंजूर है या फिर नहीं। तो रुद्र ने भी किट्टू को कमर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि किट्टू प्लीज बस करो ना, तुमने एक दिन ये एक्टिंग की मेरी पूरा दिन ही खराब हो गया।
7 दिन में तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार और बंद कर दो ये सारा गेम। मुझे कोई गेम नहीं खेलना है तुम्हारे साथ। प्लीज़ वापस आ जाओ ना मेरे साथ। प्लीज़ मत करो ये सब कुछ। तो किट्टू बोलती है क्यों क्यों नहीं करूँ मैं? 7 दिन मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है क्या आपसे? मुझे देखो, मैं पूरा 1 साल आपसे दूर रही हूँ कि नहीं, और आप उससे पहले आप 3 महीने भी तो आपका टॉर्चर झेला था मैंने। और हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है आप ये सब गेम खेलेंगे। मेरे साथ आपको ये गेम खेलना ही होगा। अगर आपने ये गेम नहीं खेला ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और फिर तो मैं कभी नहीं आऊंगी आपके पास। तो रुद्र ने भी फिर से किट्टू को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होंठों को किस करने लगा। किस के बाद रुद्र बोलता है कि ठीक है, मैं ये गेम जरूर खेलूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये गेम खेलूं तो मैं ये गेम जरूर खेलूंगा और ये गेम जीतूंगा भी। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। मैं जब भी कहूंगा तुमसे, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अगर तुम ये शर्त मानोगी तो किट्टू ने भी मुस्कुरा कर कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, तभी मिलेंगे आपसे। तो इस पर रुद्र ने अपना चेहरा किट्टू की गर्दन पर छुपाते हुए कहा कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझी ना? तो मैं मिलूंगा भी और मैं सब कुछ करूंगा भी नहीं। हम वो सब भी करेंगे, नहीं तो मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। अब तुम सोच लो, अगर तुम मुझसे वो सब चीज करोगी तो ही तुमसे मैं ये गेम खेलूंगा। तो रुद्र के ऐसा कहने से अब किट्टू की गुदगुदी हो रही थी और किट्टू बोलती है कि अच्छा छोड़ो तुम मुझे, मुझे जाना है, पापा इंतजार कर रहे हैं। तो रुद्र ने कहा कि मत जाओ ना किट्टू, प्लीज आज से शुरू करते हैं ये गेम। आज की रात तुम यहीं पर रुक जा। तो किट्टू ने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप तरसो, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तरसती थी। जैसे आप तरस रहे हो ना, सिर्फ ऐसे ही मैं भी तरसती थी। रुद्र अभी किट्टू को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन किट्टू ने तो अभी एक बच्चों वाली जिद पकड़ी हुई थी कि वो आज से ही ये गेम शुरू करेगी, जिसके चलते वो बालकनी में आ गई और फिर रुद्र भी पॉकेट में हाथ डालकर बालकनी में आ जाता है। तो रुद्र ने अभी बालकनी से नीचे देखा तो नरेन अभी सीढ़ियों के पास में ही खड़ा हुआ था। तो नरेन को देखकर अब रुद्र को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। वो भी नरेन को देखकर हंसने लगता है। तो रुद्र ने भी धीरे से कहा कि पापा, बच्चे की बातों में आके ना आप। तो नरेन भी अब धीरे से बोलता है कि क्या करूं, बाप हूं ना बेटा। अब बचपन में तो कभी भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अब तो जरूर कर सकता हूं ना, बस इसीलिए इसकी जिद पे आ ही गया। 7 दिन की ही तो बात है, 2 दिन में ही तुम इसका पता लगा लो, फिर ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। हम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किट्टू जो कि अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने पलट कर अभी नरेन को देखकर कहा कि पापा, आप फिर से रुद्र की साइड हो गए क्या? आप तो इनकी साइड ही लेने लगे। आपको मेरा साथ देना है, ना कि इनका साथ। आप मेरा साथ देंगे, समझे आप? तो नरेन बोलता है कि अरे मैं दोनों की साइड में ही हूँ बेटा, बस अब तुम जल्दी से अपना ये गेम खत्म करो, क्योंकि मैं रोज रोज ऐसे सीढ़ी पकड़ कर यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ ना, इसीलिए बस रुद्र को सलाह दे रहा था। तो किट्टू अभी सीढ़ियों से उतर गई थी और उसने रुद्र को एक फ्लाइंग किस की और फिर रुद्र ने भी उसे कैच कर लिया। किट्टू फिर रुद्र को देखकर वहां से बाय बोलकर जाने लगती है नरेन के साथ। तो किट्टू और नरेन दोनों ही वहां से जा तो रहे थे, लेकिन नरेन ने तो अभी भी सीढ़ी हाथ में ही उठाई हुई थी। तो किट्टू ने जब नरेन के हाथों में सीढ़ी देखी तो किट्टू ने अभी नरेन की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अरे अरे पापा, ये मेरे ससुराल का माल है, इसे यहीं पर छोड़ दो। आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मेरे ससुराल की है, यहीं पर रखनी है इसे। तो नरेन ने अभी सीढ़ी वहीं पर छोड़ दी और फिर दोनों ही बाप बेटी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तो रुद्र अभी उन्हें जाता हुआ देख रहा था और रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तो रुद्र भी रेस्टोरेंट से जब से आया था वो बहुत ज़्यादा उदास था किट्टू को लेकर और बहुत ज़्यादा परेशान भी था, लेकिन अब उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि किट्टू का सच भी उसे पता चल गया था और किट्टू से किस भी मिल गई थी। तो रुद्र ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा कि लिटिल खरगोश, बहुत ज़्यादा उछल रही हो ना, तो तुम्हारी सारी शैतानी बस एक दिन में ही खत्म कर दूंगा, परेशान मत हो। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में सब प्रताप हाउस में अभी सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और सब अपने अपने मोबाइल में बिजी थे कि तभी दादी, अवनी और नव्या तीनों ही गुरु माँ के आश्रम से वापस आ गई थी घर में और किसी का भी ध्यान उन तीनों पर नहीं गया था। सबने भी दादी को जब देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तो नील ने भी अपनी बाहें फैलाकर कहा कि हाय मेरी चंद्रकला, 2 दिन क्या गई, मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लगा। बहुत याद किया है मैंने चंद्रकला तुम्हें, अब कभी भी छोड़कर मुझे मत जाना। तो दादी अभी नील के पास आती हैं और फिर नील के सिर पर हाथ
लात मार कर बोलती हैं कि तू नाम मेरा लेता है और बातें किसी और की कहता है, समझा तू? सब समझ में आता है मुझे, जा अवनी के पास, मैं सब जानती हूँ। अवनी के बिना मन नहीं लगा होगा तेरा और बातें मुझ पर बना रहा है, इसीलिए अपने दिल की बात अवनी को इनडायरेक्ट कह रहा है और मुझे सामने कर रहा है। मैं सब जानती हूँ तेरी हरकतों को। तब तक छोटे पैंथर को शुभ ने अपनी गोद में लिया और फिर उसे खिलाता हुआ बोलता है कि दादी दादी, मैं कहता हूँ कि छोटा पैंथर ये कह रहा है कि इसकी सबसे छोटी चाची कब आएगी, ये आपसे पूछना चाहता है। इस पर दादी ने अभी हल्के गुस्से में शुभ को घूरते हुए देखा और फिर बोलती हैं कि अच्छा, छोटा पैंथर तुझसे कहता है, हमें तो कभी भी नहीं कहता है ये कि उसे छोटी चाची चाहिए, हमें तो कहता है कि छोटी चाची को अभी और 4 साल मत लेकर आओ यहाँ पर, मुझे परेशान कर देंगी, मुझसे तो ये कहता है। इस पर शुभ अपने पैर पटकते हुए दादी को हैरानी से देखने लगता है। तो अभी शुभ को देखकर और दादी को देखकर सब हंसने लगते हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा था सबको। तो दादी बोलती हैं कि अच्छा, अब ये बताओ कि तबीयत कैसी है किट्टू की, उसे कुछ याद आया क्या, क्या वो घर पर आई थी? इस पर अभी रुद्र ने खुद ही मन मुस्कुरा कर कहा कि दादी, आ जाएगा सब कुछ याद। डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद सब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। और तभी सबके मोबाइल में एक साथ नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो नीले ने जब अपना फोन चेक किया तो उसे तो खाना खाते खाते ही हिचकी आने लगती है और उसकी आंखें तो यह एकदम हैरानी से फैल चुकी थी। नील ने देखा कि उसने जब समायरा के लिए गाड़ी का गेट खोला था तो उस वक्त किसी ने उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर लिया था और वो पिक नील को सेंड कर दी गई थी और वही सेम पिक अवनी के फोन में भी आ चुकी थी। तो अवनी ने वो पिक देखी और फिर उसकी आंखें तो हैरानी से खुली की खुली रह गई और वो गुस्से से खा जाने वाली नजरों से उसने नील को घूरना शुरू कर दिया। नील तो अभी लगातार बस हिचकियां लिए जा रहा था और उसे तो अभी किसी ने पानी तक नहीं दिया था। तो वहीं समायरा जब निहाल के गले लगी हुई थी तो किट्टू ने उसकी भी पिक को क्लिक कर लिया था और किट्टू ने वो पिक नव्या को भी भेज दिया था और निहाल को भी भेज दिया था। तो नव्या ने भी अब गुस्से में निहाल को घूरा तो निहाल अपना सलाइवा गटकते हुए अपनी नजरें चुराने लगता है। मैं अकेला गले नहीं लगा था, रुद्र भी उसके गले लगा था और नील तो उसे घर तक छोड़ने भी आया था। निहाल ने सारा फांडा फोड़ दिया था। नोटिफिकेशन तो अभी शुभ के मोबाइल में भी आया हुआ था। तो शुभ ने अभी चेक किया तो सोशल मीडिया पर शोभित और दिशा की फोटो वायरल हो चुकी थी। तो और उस पर तो कुछ कमेंट्स भी आ चुके थे, परफेक्ट कपल्स मेड फॉर ईच अदर, हाउ स्वीट लवली कपल, न जाने कितने ही सारे कमेंट आ चुके थे दिशा और शोभित के फोटो पर। तो शुभ अभी जैसे जैसे ये सब कुछ देख रहा था उसका दिमाग तो खराब होता जा रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जरा सा मजाक सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल भी हो सकता है। वो पोस्ट अभी शोभित ने ही की थी जब वो दिशा से जानबूझकर टकराया था। वो पोस्ट शोभित ने अपनी तरफ से किया था, उसने उसमें दिशा और शुभ को भी टैग किया था। तो उस फोटो को देखकर अभी शुभ की नसें तो गुस्से से तन गई थी, लेकिन उसने फिलहाल फैमिली के सामने कुछ भी रिएक्ट करना ठीक नहीं समझा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर शुभ अभी उबल रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। अगर इस वक्त उसके सामने शोभित आ जाता तो शायद उसकी खैर नहीं थी, वो उसे जिंदा ही चला देता। तो शुभ को अब अपने ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कल रात उसने नील के कहने पर शोभित को क्यों ही छोड़ दिया था, उसे वहीं पर जिंदा ही गड़ा दिया होता। बल्कि वहीं के वहीं शोभित का अगर उसने मुंह तोड़ दिया होता तो शायद अभी ये सोशल मीडिया पोस्ट उसे देखने को भी ना मिलता। वहीं अवनी ने भी नील की फोटो दादी को दिखाते हुए कहा कि देख लो दादी, एक बच्चे के पापा हो गए हैं ये, और ये कैसी हरकतें करते हैं, आप भी देख लीजिए अपने लाडले पोते की करतूतों को। तो नव्या भी अभी प्रेग्नेंट थी तो उसका भी अभी हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो नव्या भी अभी रोते हुए बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मुझ में कमी क्या है जो निहाल अभी इस करमचली के पीछे पड़े हुए हैं। निहाल जी ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, मेरी जिंदगी में मनहूसियत फैला दी है। तो नव्या के मुंह से इतनी मनहूस वाली बातें सुनकर निहाल की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। निहाल ने कभी भी नव्या के मुंह से इतनी मनहूसियत वाली बातें कभी भी नहीं सुनी थी किसी के लिए भी। तो दादी अभी नील और निहाल को मारती उससे पहले ही वो दोनों ही खड़े होकर एक साथ बोलते हैं कि दादी मेरी बात सुनो, प्लीज 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 एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये सब ना इस शुभ का ही किया धरा हुआ है, हम दोनों की कोई गलती नहीं है, आपको पहले शुभ को ही मारना चाहिए क्योंकि
क्योंकि ये सब कुछ इसने ही किया है। तो दादी अभी गुस्से में बोलती हैं कि शर्म नहीं आई, हम 2 दिन के लिए आश्रम क्या चले गए, तुमने तो यहाँ पर कंजर खाना ही खोल दिया है, छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगी, और थोड़ी तो शर्म करते नील तुम। दादी ने भी फिर नील को देखकर कहा कि तू तू तो एक बच्चे का बाप बन गया है, और हाँ तू ये भी जानता है कि ये अवनी तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और उसके बाद भी तू उसे चुड़ैल जैसी लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा रहा था, उसके लिए तू गेट खोल रहा था, आज तेरी सारी की सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस पर निहाल ने कहा कि दादी बिठाया नहीं था, ये तो उसे घर भी छोड़कर आया है, देखो जरा मेरी बहन इसे इतना ज्यादा प्यार करती है, और फिर ये दूसरों की बहन को घर छोड़कर आ रहा था, उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था, न जाने इसने गाड़ी में उसके साथ क्या क्या किया होगा। तो दादी ने भी फिर निहाल को देखकर कहा कि तुझे भी बताती हूँ, तुझे भी गले बहुत ज्यादा लगना आता है ना, तुझे भी तो गले लगी थी ना वो लड़की, तू उस लड़की के मामा का बेटा है, और हाँ इस लड़की के फूफा का बेटा है जो तू इस लड़की के गले लगा था, बोल बोल जरा। तो दादी भी फिर से चिल्लाते हुए दोनों की तरफ देखकर बोलती हैं कि 2 दिन की छूट क्या दे दी तुम लोगों को, तुम लोग तो हाथ से ही निकल गए, शर्म नहीं आती है, शादीशुदा होने के बाद भी ऐसी छिछोरी हरकतें करते हो तुम दोनों के दोनों। आज तुम दोनों को ही मैं सबक सिखाती हूँ, दोनों को ही हड्डी पसली तोड़ दूंगी, सीखो मेरे रुद्र से कुछ, किट्टू के अलावा किसी को देखता तक नहीं है वो। तो नील अभी अपनी सफाई में बोलता है कि अरे दादी रुद्र के चक्कर में ही तो ये सब कुछ हो गया है, हम लोगों की तो कोई गलती ही नहीं है, इसी को ही तो हम मनवाने गए थे। फिर उसने भी रुद्र को घूरकर देखा तो रुद्र के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने भी अपने मन ही मन कहा कि लगता है लिटिल खरगोश ने मेरे साथ साथ इन सब की भी बैंड बजा दी है, लगता है कि ये सारा का सारा उसका ही किया धरा है। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ का दिमाग अब खराब हो रहा था, क्योंकि उसे दिशा की फोटो किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुभ ने भी गुस्सा में दिशा को कॉल किया, लेकिन दिशा ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो शुभ ने भी दोबारा से ट्राई नहीं किया था, और फिर खुद से ही बोलता है कि इन सब में दिशा की ही गलती है, वही दिशा से टकराया था, दिशा तो कब की मुझसे शादी करना चाहती थी, अब मैं क्या करूं, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मिल जाए एक बार, मैं ही तो बार बार उसे डिले कर देता हूं, लेकिन हाँ अब ये नहीं, इससे पहले कि दिशा की जिंदगी में कोई और इंसान आ जाए, मुझे दिशा से शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो मेरा पिकाचू मुझसे दूर हो जाएगा, अब मैं किसी भी कीमत में दिशा से शादी बहुत जल्द से जल्द करूंगी। तो शुभ ने भी फिर से अपनी और दिशा की बहुत सारी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, और फिर अपने सारे फ्रेंड्स को भी टैग कर दिया था। तो सारे फ्रेंड्स को अभी ये गुड न्यूज़ भी दे दी थी कि वो बहुत ही जल्द दिशा के साथ शादी करने वाला है। तो दिशा ने जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो उसमें बहुत सारी फोटोज दिशा और शुभ की थी। तो दिशा भी उन फोटोज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और उसने भी जल्दी से शुभ को फ़ोन करके कहा कि शुभ शुभ आज तो अनाउंसमेंट कर दी है तुमने कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, और अब तो तुम बहुत जल्द मेरे लिए मेरे घर पर बारात लेकर आ जाओगे क्या, मुझसे अब वेट नहीं होता है शुभ, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वो भी इतनी जल्द। मगर दिशा को तो कहाँ खबर थी कि शुभ उससे क्यों शादी करना चाहता है, उसे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है शोभित और उसकी फोटो देखकर। शुभ भी मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ हाँ बस दादी से मैं बात करने ही वाला हूँ, उसके बाद मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूँगा, वैसे भी अब मैं तुम्हारे और अपने बीच में उस लड़कों को नहीं देखना चाहता हूँ जो कि तुम्हें वायरल कर रहा है अपने साथ। तो अवनी भी सुबकते हुए बोलती है कि लेकिन उस चुड़ैल के दिल में तो होगा ना, कि मुझे समझ में नहीं आता है दुनिया की सारी लड़कियां आपको ही क्यों पसंद करती हैं, क्यों आप पे ही सबका दिल आ जाता है, कोई और लड़का नहीं मिल सकता है क्या उन लड़कियों को, और सब लड़के मर गए हैं क्या दुनिया में जो घूम फिर कर बस आपके आसपास ही मंडराती रहती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप ना ऐसे ही कपड़े पहना करो जिस पर लिखा हो कि आप मैरिड हो, अवनी के पति हो, ताकि आपसे सब दूर रहें। आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं जिसमें आप हैंडसम लगते हैं और कोई भी लड़की हो सिर्फ आप पे ही फिदा हो जाती है। तो नील ने भी अवनी के दोनों हाथ पकड़कर अपने गाल पर लगाकर कहा कि अवनी अवनी मैंने समायरा को बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ, और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर रहे, मेरी बीवी उसका कत्ल कर देगी। तो अवनी और ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि मतलब उस चुड़ैल
का नाम समायरा है, आपको ये भी पता है? तो नील ने तो अब अपने सिर पर हाथ मार लिया था। सच कहा है किसी ने कि लड़कियों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है और ये काम अब नील को करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो अब अवनी को कैसे समझाए उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो नील ने भी फिर से अवनी को देखते हुए कहा कि अवनी, तुम्हें अपने नील पर यकीन नहीं है क्या? मैंने शादी से पहले किसी लड़की को नहीं पटाया, तो क्या शादी के बाद पटाऊंगा क्या? मुझे तो तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं जानता हूँ कि मेरा एक बेटा भी है और मैं क्या एक बेटे होने के बाद किसी लड़की को पटाऊंगा? आज मैं गलत काम करूंगा क्या तो मेरा बेटा मुझसे ज्यादा गलत काम करेगा। अगर मैंने आज कोई गलत काम किया है तो वो उससे ज्यादा करेगा। अवनी ने रोते रोते अभी नील के सीने पर अपना सिर रख लिया था और अपनी बाहें नील के कमर पर लपेटते हुए कहा कि आप पर तो मुझे बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन उस समायरा चुड़ैल का क्या करूं मैं? उस पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। उसे तो मुझे जिंदा ही मारने का मन कर रहा है। उस पर तो यकीन नहीं है ना मुझे। वो तो आपको खाने के बहाने ही ढूंढेगी, जैसे वो सोनम पटेल आपके पीछे पड़ गई थी, ऐसे ही ये चुड़ैल भी है, आपके पीछे ही ना पड़ जाए। क्या करूं मैं? इस बात का डर लग रहा है मुझे। अगर उसने जरा सी भी कोशिश करी ना आपके नजदीक आने की तो सच कहती हूँ नील, जान ले लूंगी मैं उसकी। इस बात से तो अब नील को भी डर लग रहा था कि उसने समायरा का कॉन्फिडेंट जो देखा था, जिसके चलते नील भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे काफी ज्यादा डर था कि कहीं समायरा उसके बसे बसाए घर को ना उजाड़ दे, कहीं वो उन दोनों के बीच में झगड़ा ना करा दे, क्योंकि अवनी को शक बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो नील ने भी फिर से अपनी बाहें कसते हुए अवनी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा अवनी, तुम परेशान मत हो, मैं उसे बस घर छोड़ने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। अब तुम रोना बंद कर दो, वैसे भी 2 दिनों के बाद आई हो और उसमें भी तुम इतने सारे आंसू को साथ लेकर आई हो। अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद अवनी के आंसू भी रुक गए थे। नील ने अवनी का चेहरा ऊपर किया और फिर उसके माथे को चूम लिया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है कि मैंने 2 दिन वेट किया है, अब नहीं करूंगा बिल्कुल भी। वैसे भी छोटा पैंथर तो अभी नीचे है ना, तब तक जल्दी से अपना छोटा सा हनीमून बना लेते हैं। तो इतना कहकर अभी नील अवनी को सीधा बेडरूम में लेकर आ गया और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। इधर दूसरी तरफ निहाल जो चुपचाप से खड़ा हुआ नव्या को देख रहा था और नव्या उसे तकिया से जोर जोर से मार रही थी। तो निहाल भी अभी भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर भागेगा तो नव्या भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागेगी और नव्या के लिए भागना अभी सेफ नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए बेचारा निहाल जो चुपचाप से खड़ा होकर नव्या से मार खा रहा था। तो निहाल बोलता है कि नव्या कितना ज्यादा मारूगी यार, कितना ज्यादा मार चुकी हो, बस कर दो ना प्लीज। मैं सच कहता हूँ, मैंने बस उसे अपने गले लगाया था और कुछ भी नहीं था, और तुम्हारा भाई भी वहीं पर था, रुद्र, निहाल और शुभ तीनों ही वहां पर थे, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। तो नव्या अभी निहाल को गुस्से में देखकर बोलती है कि लगाया ही क्यों आपने गले उसे? बोलिए क्यों लगाया आपने उसे गले? मैं 2 दिन के लिए क्या चली गई कहीं पर? आप तो फिर से पहले वाले निहाल बन गए हैं। आप किसी के भी साथ मुंह उठाकर चले जाएंगे क्या? आपको शर्म नहीं आती है कि बहुत जल्द ही आप एक बच्चे के बाप बन जाएंगे और आपकी बीवी जो आपका घर पर इंतजार कर रही है, लेकिन आपको तो अपनी हरकतें दिखाई ही नहीं देती हैं। आप अपनी हरकतों को बस कंटिन्यू करते जा रहे हो। आपकी हरकतें टीनेजर्स वाली हैं, पता भी है आपको। निहाल अभी मार खाता हुआ बोलता है कि यार नव्या, मैं सच कहता हूँ ये सब कुछ ना उस शुभ का किया धरा हुआ है और फर्ज मैं और नील गए हैं। हम दोनों ने तो कुछ किया भी नहीं है, उस शुभ ने ही सब कुछ किया है। जाकर उसे ही मारो, तुम मुझे ना मारो प्लीज। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। क्या समायरा लेके आएगी एक नया तूफान?